सो गाइज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सारे नए इमिग्रेंट्स के लिए जो गाड़ी खरीद कर उसको सक्सेसफुली रोड्स पे चलाना चाहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और एंजॉय करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Welcome to yet another video of our channel, The Canadian Jarts. You can call us CJs and my name is Inderjeet. First of all, मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सो हैप्पी न्यू ईयर टू यू। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ वो मेरा एक बहुत लॉन्ग अवेटेड वीडियो है और मैंने आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ़ यू फॉलो अस, लेकिन अगर आपने हमारा पुराना कोई वीडियो देखा है तो उसमें पुराना कोई नहीं, आपने अगर हमारा लास्ट वीडियो देखा है अगर, तो आपको ये पता होगा कि मैंने ये कमिट किया था कि मैं आपको कार और कार से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं कि कैसे यहाँ पर कनाडा में गाड़ी ली जा सकती है, और केवल गाड़ी लेना नहीं, उसके साथ रिलेटेड कितने सारे ऐसे काम हैं जो आपको करने हैं तभी आप ड्राइविंग कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला था। और क्योंकि मैं वो सारे प्रोसेस जो दिखाना चाहता हूँ वो खुद ही कर रहा था, तो इसलिए आई हैड टू कंप्लीट ऑल दोज प्रोसेसेस एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई वाज विलिंग टू मेक दिस वीडियो। सो इट टुक लॉन्ग टाइम, मे बी बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर एंड बिकॉज ऑफ अदर सो मैनी अदर रीजंस अपने इस लेटेस्ट वीडियो को आपको देने के लिए। एनीवेज, बट नाउ आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कनाडा के अंदर हैं उसमें सबसे कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो आपकी पर्सनल कार ही होती है। ऐसे होने को टू व्हीलर्स भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो मेन रोड्स पर या हाईवेज़ पर यूज़ नहीं कर सकते, वो केवल अपने बाय लेन्स के अंदर थोड़ा बहुत आप यूज़ कर सकते हैं। मोरोवर द वेदर डज नॉट सपोर्ट यू टू यूज़ टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स से अलग फिर दूसरा एक जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो टैक्सीज़ हो सकता है, जो कि कॉमन मैन के लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू एवरी टाइम गो फॉर द टैक्सी। टैक्सीज़ आर वेरी, जिसमें ऊबर मेनली आजकल चलती है, वो बहुत एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वो ओकेजनली आप कर सकते हैं, लेकिन नॉट एज सच, इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन डे टू डे बेसिस। नाउ अदर थिंग इज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर आपकी मेट्रो, LRT जिसको बोलते हैं, या फिर जो यहाँ की ट्रांजिट सर्विसेज बसेस की होती है, उसकी बात करें तो वो एक बहुत कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लेकिन बसेस हर कम्युनिटी के हर नॉक एंड कॉर्नर को कवर करते हुए अपना डिस्टेंस कवर करते हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक जाते हैं। तो उसमें अगर आपको बाय कार अगर कोई डिस्टेंस आप 15 मिनट में ट्रैवल कर सकते हैं तो वो आपको 1 से 1.5 घंटा बस लगा देती है, क्योंकि उसने अपने सारे एरियाज़ कवर करने होते हैं। सो दैट अगेन इज़ एन ओकेजनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यू कैन नॉट यूज़ इट एवरी टाइम। henceforth car is the only way by which we can comfortably live a very active life। हम लोग कहीं भी जाएं, ऑफिस पर जाएं, अपने पर्सनल यूसेज के लिए जाएं, फॉर दैट मैटर आप कुछ भी अगर कर रहे हैं तो कार के बिना यहाँ पर चलता नहीं है। सो गाइज, ये तो बात प्रूवन है कि विदाउट योर पर्सनल कार यू कैन नॉट वर्क आउट थिंग्स। इसीलिए मुझे भी गाड़ी खरीदनी पड़ी, और ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बता रहा हूँ, और ये न्यू इमिग्रेंट्स के लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। सो आई हैव ऑल्सो परचेज्ड अ कार। दिस इज़ माई कार, दिस इज़ CR-V Honda, one of the most reliable brands which are very successful in North America because of the rigorous road conditions, snow है और सारी चीज़ें हैं, तो ये एक proven technology है, proven car है। So as a first car I have bought this। Now coming on to the point कि ये गाड़ी ली कैसे जाती है और उसको लेने के लिए क्या क्या आपको करना होता है। सो गाइज़, पार्किंग में खड़े होके सारा वीडियो बनाने का मेरे ख्याल से फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि ठंडी काफ़ी है। यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्नो ऑल अराउंड, जस्ट हैव अ लुक, इट्स ऑल वाइट, इट्स ऑल वाइट। तो अब सवाल है कि अंदर चलते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं चलते चलते कि आज मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ। आई हैव जॉइंड अ स्पोर्ट्स क्लब हेयर। यहाँ पर वी हैव ऑल द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जिम्नेजियम, लाइब्रेरी एंड सो मैनी अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वी हैव हेयर। तो इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसी रेक सेंटर, जिसको हम बोलते हैं रिक्रिएशनल सेंटर बोलते हैं, जस्ट हैव अ लुक। दिस इज़ द मिडोज़
This is the meadows, as you can see there. So ये हमारा स्पोर्ट्स सेंटर है जिसकी मेंबरशिप हमने अभी रिसेंटली ली है. यहाँ पर एडमिंटन पब्लिक लाइब्रेरी भी है, as you can see at the back. One of the best libraries I have ever seen in my life. So guys, right now we are in our recreation center. तो अब हम क्योंकि गाड़ियों की बात कर रहे थे, तो let's talk about the cars, the procedure to buy the car in Canada, and what are the rules and guidelines associated with this entire process. यहाँ पर जो ड्राइविंग होती है कार्स के अंदर वो लेफ़्ट हैंड ड्राइव होती है. जैसे इंडिया में हमारे हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमारा स्टीयरिंग होता है. तो पहली तो बात ये है कि यहाँ पर स्टीयरिंग इज़ टूवर्ड्स द लेफ़्ट हैंड साइड इनसाइड द कार केबिन. अब ऐसा होने से बहुत सारी चीज़ें या सब कुछ ही चेंज हो जाता है सारा सिस्टम, क्योंकि रोड्स के भी रूल्स एंड गाइडलाइंस सारे चेंज हो जाते हैं. एनीवेज, उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही डिफाइंड प्रोसीजर है गवर्नमेंट का कि वन हैज़ टू लर्न द ड्राइविंग नॉट ओनली थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली ऑल्सो. तो यहाँ पर जो लाइसेंस मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको अटेन अगर करना है तो आपको उसके लिए एक तो रिटन टेस्ट जो कि कंप्यूटराइज्ड नॉलेज टेस्ट होता है, यू हैव टू पास दैट विद अ सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज, अ परमिसेबल परसेंटेज. वो आप पास करेंगे. उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग लेनी होगी ड्राइविंग की, जिससे कि आपको सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस पता लग जाएं, और उसके बाद एक फाइनल टेस्ट देना होगा. दैट ऑल्सो यू हैव टू क्वालिफाई इन ऑर्डर टू टेक अ ड्राइविंग लाइसेंस. और जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर. Once it is decided whether you want to go in for a new or a used car, then you start searching for it. If you are buying a new car, obviously you go to the new car showrooms, and if you are buying a second-hand used car, then you go into the showrooms where you find various very good, cost-effective used cars over here. ये डिसाइड करने के बाद आप जो भी गाड़ी के ऊपर आप ज़ीरो इन करेंगे या फाइनलाइज करेंगे, फिर मुद्दा शुरू होता है कि आर यू गोइंग टू बाय दिस कार इन कैश और यू विल टेक लोन. एंड देयर इज़ थर्ड ऑप्शन ओवर हेयर इज़ कि आप इसको यहाँ पर लीज़ पे भी ले सकते हैं. लीज़ का मतलब आप जानते हैं कि आपको एक लीज़ रेंट देना है, एक तरीके से किराए पर वो गाड़ी है और आप उसका लीज़ रेंट पे करते रहेंगे और महीनों सालों तक आप एक ही गाड़ी एज इट इज़ चलाते रहेंगे. एंड एट द एंड ऑफ द टेन्योर वो गाड़ी एक सर्टेन वैल्यू पर वापस चली जाएगी. एंड यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट. केवल आप रेंट देते हैं और ख़त्म करते हैं. उसके बारे में फिर कभी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर 3 तरीके यहाँ पर हमारे यहाँ पर होते हैं. नाउ वंस यू हैव डिसाइडेड कि लोन लेना है या कैश लेना है या लीज़ लेना है, यू गो हैड एंड बाय अ कार. अब सपोजिटली आपने गाड़ी खरीद ली, आप गाड़ी को लेकर अपने पास लेके आ रहे हैं और उसको यूज़ करना चाहते हैं. इस स्टेज पर आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. नंबर 1, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ड्राइविंग लाइसेंस होना यहाँ पर मोर देन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल नहीं देंगे आपकी गाड़ी इंश्योर नहीं होगी, और जो गाड़ी आपने खरीदी है, और अगर वो इंश्योरेंस नहीं होगी तो फर्दर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और अगर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो ऑब्वियसली यू कैन नेवर गो इन अ कार on a driving seat. You cannot go on a driving seat ever. So guys, स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से I was not able to comfortably make it, so I am out. तो अब मैं आपको इस सारी डिटेल में आगे लेके चलता हूँ. अभी तक जो हमारी बात हो गई वो ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं जो हमको मेंटेन करने होते हैं, लाइक DL, इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें. DL के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ. शॉर्ट में फिर दोबारा से रिवाइज़ कर रहा हूँ कि इसमें नॉलेज टेस्ट, जो कि आपको कंप्यूटराइज टेस्ट यू हैव टू क्वालिफाई, उसके बाद रोड टेस्ट, वो सब देने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है. और इसका तकरीबन $1,000 से $1,200 तक ओवरऑल एक्सपेंसेस DL ऑब्टेन करने का आ जाता है. दे आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस, वो भी मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा. लेकिन मोटे तौर पर यहाँ पर जैसे अल्बर्टा स्टेट के अंदर
क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 ऐसे अलग अलग क्लासेस होती हैं। और जो हमारे जैसे अपने पर्सनल कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाले ड्राइवर्स हैं या कार ओनर्स हैं, वो क्लास 5 का लाइसेंस लेते हैं, जो कि क्लास 5 एडवांस होता है। और उसके बाद जितने भी 4, 3, 2, 1 कैटेगरीज़ हैं वो सब कमर्शियल कैटेगरीज़ में आती हैं। तो दूसरी चीज़ इंश्योरेंस में भी एक मेरे पास जो आपको बताने का पॉइंट है वो ये कि हमारे इंडिया की तरह यहाँ पर एनुअल प्रीमियम वन गो में पेड नहीं होता। इंश्योरेंस इज़ वेरी एक्सपेंसिव हेयर। यू हैव टू पे योर प्रीमियम ऑन मंथ टू मंथ बेसिस। एवरी मंथ देयर इज़ अ सर्टेन प्रीमियम। और अगर एक नॉर्मल जिस तरीके की गाड़ियाँ आमतौर पर कोई भी हम लोग रखते हैं, जैसे एसयूवी मैंने ली, तो इसका इंश्योरेंस एक मोटे तौर पर $300 to $400 पर मंथ का आपको पे करना होता है, जो कि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बराबर होता होगा सेम स्टेटस की गाड़ी अगर आप इंडिया में रखते हैं, या सेम क्लास की गाड़ी आप इंडिया में रखते हैं, तो उसका जितना एनुअल प्रीमियम होगा ना, वो यहाँ आपको मंथली पे करना पड़ता है। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। लोग कहते हैं कि गाड़ी रखना फॉरेन कंट्रीज़ में या यूएस में, कनाडा में बहुत इजी होता है। मुझे तो नहीं ऐसा लगता, क्योंकि एक्सपेंसेस आर सो हाई, यू आर पेइंग सच अ हाई इंश्योरेंस। एंड अगर आपका कोई ऐसा क्लेम नहीं होता है ओवर द ईयर्स, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम धीरे धीरे कम होता रहता है, एंड यू कम इन टू अ कंफर्टेबल जोन ऑफ अराउंड maybe $150 to $200. That too remains monthly. So overall इंश्योरेंस भी यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ बिल ऑफ परचेज़। बिल ऑफ परचेज़ क्या होता है यहाँ पर, कि नई गाड़ी के केस में तो ऑब्वियसली जो इनवॉइस ऑफ द कार होती है वो बिल ऑफ परचेज़ होता है, जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रिक्वायर्ड होता है। रजिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी होती है वो मांगती है। लेकिन इन केस ऑफ अ यूज्ड कार, क्योंकि मैंने यूज्ड कार खरीदी है तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि सेलर एंड बायर दे डोंट हैव टू, स्पेशली सेलर को किसी भी गाड़ी को सेल करते हुए पेपर साइन करने के लिए अथॉरिटी में या फिज़िकली कहीं आना जाना नहीं पड़ता। वो केवल एक अपना बिल ऑफ साइन होता है, एक फॉर्मेट होता है जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अपने पास रखती है। वो उसको साइन करके बायर को दे देगा, एंड बायर विल गो एंड गेट द कार ट्रांसफर्ड, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। मतलब यहाँ पर क्या कहेंगे कि मतलब देयर सिस्टम्स आर सो गुड। मे बी इंटरनली उनको सारी ट्रैकिंग रहती होगी कि कौन गाड़ी कौन ट्रांसफ़र कर रहा है या क्या है, लेकिन फिजिकली कहीं आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एंड इट इज़ वेरी ईजी। सारे प्रोसेसेस बहुत ईजी है। जैसे हमारे यहाँ पर थोड़ा कम्बरसम है, बहुत सारे बीच में मिडल मैन इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। यू गो विद इन 5 मिनट्स, यू कैन गेट योर इंश्योरेंस विद इन 5 मिनट्स विद अ बिल ऑफ पेमेंट and all other documents handy. You can get your car registered and you can get a new number plate and a new number allotted to you. वो भी एक बड़ा अच्छा लगा यहाँ का सिस्टम हमें देखने में, बहुत स्विफ्ट एंड हैंडी सिस्टम है। एक थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन ऑफ द कार में भी एक दो चीज़ें नई यहाँ पर देखने के लिए मिली। मैं आपको शॉर्ट में ऐसे ही बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी जो फर्स्ट टाइम परचेज़ होती है और उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है वो हमेशा परमानेंट नहीं रहता। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में एक गाड़ी को एक नंबर मिल गया तो वही नंबर एक ओनर से दूसरे ओनर की तरफ ट्रांसफ़र होता रहेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एवरी टाइम अ कार इज़ एक्सचेंजिंग द हैंड, मतलब कि एक नाम से दूसरे नाम पर या एक हाथ से दूसरे हाथ में यदि गाड़ी जा रही है तो पहला जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो पहला बंदा अपने पास रख लेगा, ही विल यूज़ इट विद द अदर कार विच ही इज़ गोना बाय। दूसरा बंदा जो खरीदता है उसको एक नया नंबर अलॉट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर बार जब गाड़ी ओनरशिप चेंज होती है गाड़ी की, तो हर बार उसको एक नया नंबर मिलता है, विच इज़ अ न्यू सिस्टम ओवर हियर। एक बात। दूसरी चीज़, इंश्योरेंस तो महंगा है और एक्सपेंसेस भी हैं, लेकिन समथिंग वेरी सरप्राइजिंग विच आई फाउंड कि यहाँ पर रोड टैक्स कोई पे नहीं करना पड़ता आपको। आपका $100 में रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें पहले बंदे के नाम से आपके नाम में गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है, बट देयर इज़ नथिंग कॉल्ड रोड टैक्स, जो हमारे यहाँ इंडिया में एक बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट फर्स्ट टाइम पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ कार व्हेन इट इज़ परचेज्ड ऑल न्यू। उसका उस तरीके का यहाँ पर कोई मतलब आई डिडंट फाइंड एनी रोड टैक्स टू बी पेड। तो ये भी एक अच्छा सिस्टम लगा या सरप्राइजिंग लगा थोड़ा सा। अब लास्ट में एक पॉइंट बताने वाला हूँ कार से रिलेटेड, कुछ और भी बताऊँगा, बट एक मेजर लास्ट पॉइंट जो बचा है वो ये है कि रूल्स ऑफ ड्राइविंग जो हैं वो यहाँ पर बहुत स्ट्रिंजेंट हैं।
वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स, और यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ की या गवर्नमेंट की जो सुपरविज़न है या जो कंट्रोल है लोगों के ऊपर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोगों का अपना बिहेवियर भी ड्राइविंग का यहाँ पर बहुत अच्छा है। यहाँ कोई भी आदमी रूल्स को ब्रेक नहीं करता। जो रूल्स उनको नॉलेज जिसकी दी गई है, जिसकी ट्रेनिंग उनको दी गई है, वो रूल्स रिलीजियसली हर बंदा फॉलो कर रहा है। एंड दैट्स द रीज़न वाई देयर इज़ नो केओस ऑन द रोड्स। जहाँ पर भी आप रोड पे जाएंगे, शांति से लोग रोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है रूल्स में, स्पीड ऑफ ड्राइविंग अ व्हीकल ऑन अ पर्टिकुलर रोड। हर अलग कैटेगरी की रोड या साइज़ की रोड या विड्थ की रोड जो होती है, एंड डिपेंडिंग ऑन के ट्रैफिक उसके ऊपर कितना चलता है, स्पीड लिमिट सब जगह की अलग अलग है। हमारे यहाँ भी होती है, आई नो इट। आप बोलेंगे हद तो क्या हुआ, हमारे यहाँ होती है, लेकिन यहाँ पर उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो किया जाता है। या ये समझिए कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो उसको फॉलो नहीं करता। मतलब कि अगर बड़े रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, तो 100 या 80 की स्पीड होगी, और जो अंदर मतलब छोटी स्ट्रीट्स होती हैं या नेबरहुड्स के अंदर जो सड़कें होती हैं, वहाँ पर 30 होगी, 40 होगी। अगर आप स्कूल या प्लेग्राउंड एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक स्पीड है जो कि वेरी करती है। 30 पर ही आपको चलना है। 2-3 किलोमीटर पर आवर ऊपर नीचे हो सकती है, बट यू हैव टू स्टिक समवेयर क्लोज टू 30 किलोमीटर्स पर आवर, और सब लोग उसी सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग अबाउट द स्पीड। फिर उसके बाद हर चीज़ के लिए यहाँ पर साइंस दिए हुए हैं, हमारे यहाँ भी दिए हुए हैं। मान लिया आपकी बात, डोंट वरी, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन यहाँ जो दिए हुए हैं साइंस, हर बंदा उनको फॉलो कर रहे हैं। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली रोड पे दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर जो सिग्नल्स हम फॉलो करते हैं उनको किस तरीके से फॉलो करते हैं, और उनके कितना इंपॉर्टेंस है और कितना सीरियसली उनको फॉलो किया जाता है, क्या कुछ प्रोसीजर होता है। लेट्स गो ऑन अ शॉर्ट ड्राइव एंड आई विल शो यू। फॉर एग्जांपल देखो, आगे लिखा है स्टॉप। अब मैं अपनी पार्किंग से निकला हूँ, और अगर सामने स्टॉप का बोर्ड लगा है, तो ये एक रोड है जो दोनों तरफ से आ रही है। मुझे यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, चाहे दोनों तरफ कोई भी गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, चाहे मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लेफ्ट जाना है, तो मैं, कोई भी गाड़ी दोनों तरफ नहीं है, बट स्टिल आई हैव, एज अ रूल, आई हैव टू स्टॉप ऑन दिस स्टॉप साइन। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट क्या होता है। अभी मैं इस रोड पर आगे जाऊँगा, तो एक साइन मुझे मिलेगा टर्न लेने से पहले, जिसको यहाँ पर यील्ड साइन बोलते हैं। Now guys, as you can see, मुझे यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, और मेरे राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर एक सिग्नल दिख रहा है, इसको बोलते हैं यील्ड साइन। यील्ड साइन का मतलब है कि मुझे दोनों तरफ रोड पर थोड़ा गाड़ी को स्टॉप करके चेक करना है कि कोई कार आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कोई गाड़ी आ रही होती तो मुझे उसको रास्ता पहले देना होता, उसके बाद मैं निकलता, और क्योंकि गाड़ी कोई नहीं थी तो मैंने स्टॉप किया, केयरफुली देखा, और उसके बाद मैं आगे कैरी ऑन करने लगा। अब आप आगे देख रहे हैं कि मुझे यहाँ से ये रेड लाइट है और मुझे यहाँ से राइट टर्न लेना है। तो राइट टर्न लेते हुए मुझे गाड़ी को रेड लाइट पर स्टॉप करना है और देखना है कि लेफ्ट से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और अगर कोई गाड़ी नहीं है तो मैं रेड लाइट पर भी यहाँ पर राइट टर्न ले सकता। ये सिग्नल पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अहेड का है, मतलब कि आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आने वाला है, उसके लिए वन हैज़ टू बी अटेंटिव। ये राइट हैंड पर जो आप कर्व एरो देख रहे हैं, ये है लेन के लिए, कि जिसने भी राइट हैंड साइड में टर्न करना है वो इस लेन में आ जाए। सिग्नल स्टॉप लाइन, वी हैव टू स्टॉप बिफोर दिस ऑन रेड लाइट। This orange board shows there is a divider in between the road, so one has to adopt whichever way he wants to go, right or left, whatever. This white board shows the speed limit. We cannot go beyond this. तो हमने अपनी गाड़ी की वीडियो के अंदर जो सारे डिटेल्स बताए, उसके साथ साथ ये भी दिखाना चाहते थे कि हम अपनी गाड़ी से आज फर्स्ट टाइम घर से निकले हैं, चारों लोग पूरे परिवार के साथ, और अब हम इस्कॉन मंदिर के एरिया में आए हैं। यहाँ पर सारे मंदिर हैं, सामने संत निरंकारी सत्संग भवन है, और ये हमारा इस्कॉन टेम्पल है, एंड यू कैन सी देयर इज़ अ मार्केट एरिया बिहाइंड। तो हम पहले मंदिर जाएंगे और उसके बाद फिर हम मार्केट एरिया में जाएंगे, डिनर करते हैं या कुछ भी खाएंगे पिएंगे, और फिर घर चलेंगे। आओ मेरे मित्रों।